गई हैं। आधे से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस का नेता मंत्री जेल के अंदर है। कोई ठीक नहीं है 3-4 महीने के बाद बगल का और भी लाडला मंत्री और गोद का पाला हुआ बच्चा भी तिहाड़ जेल पहुंच जाए, कोई ठीक नहीं है। और फिर इनको शेख हसीना के आंचल में जाकर के बांग्लादेश में छुपना पड़े, ये भी कोई ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठ की राजनीति श्रीमती ममता बनर्जी ने बहुत की है। आ गई 15 मिनट, मुझे लगता है कि 5 मिनट भारत के 82.7% को दे ही देना चाहिए, ताकि ममता बनर्जी और अवैसी जैसे लोगों को पता चल जाए कि 14% भारी होता है कि 82.7% भारी होता है। तो अभी एक प्रज्वल रवाना का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा है। कांग्रेस काफी जोर जोर से नाम लेते हुए सामने आ रही है कि 300 लड़कियों का यौन शोषण करने के बाद बीजेपी ने जो है उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस पे क्या जनता को आप कहना चाहेंगी? देखिए, जो आरोपी है वो जेल में जाएगा, वो जेल में जाएगा। अब कोई जर्मन भाग जाए, कोई इटली भाग जाए, कोई फ्रांस भाग जाए, अगर राहुल बाबा को ऐसा लगता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, तो हमें भी लगता है कि सुकन्या देवी के साथ जो हुआ है, राहुल बाबा को भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बलात्कारी कोई भी हो, महिला के ऊपर अत्याचार कोई भी करे, वो क्रिमिनल होता है और उसकी जगह जेल होती है। इसमें कोई इफ या बट नहीं किया जाएगा, कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी। मैम, मोदी जी एक रैली में कहते हुए नजर आए हैं कि मुसलमानों को घुसपैठी कहते हुए नजर आए हैं। तो मुसलमान तो अब भी हैं, तो क्या हर एक मुसलमान घुसपैठी है? फिर जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो क्या मुसलमान इस बयान से खुद को सुरक्षित मान पाएंगे? देखिए, मुझे अवैसी का तो समझ में ही नहीं आता है। वो कहता है यूसीसी मानेंगे नहीं, मुसलमानों को अलग रखो, सीएए मानेंगे नहीं, मुसलमानों को जोड़ दो। मतलब चाहता क्या है अवैसी, यही मुझे समझ में नहीं आता है। वो चाह रहा है कि भारत को पाकिस्तान के हिसाब से चलाएगा, तो वो तो चलेगा नहीं भारत। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या भारत में घुसपैठियां नहीं है? आप अभी पश्चिम बंगाल में मेरे चैम्बर में बैठी हुई हैं। आपको पता है कि यहाँ पर 28% ऑन रिकॉर्ड डेटा पर माइनॉरिटी वोट है, पर क्या आपको पता है कि मोर देन 18% यहाँ पर साइलेंट घुसपैठिया वोटर्स है? तो मुसलमानों को घुसपैठिया कहना कहाँ तक सही है? कि तब तो एक कम्युनिटी को टारगेट, जैसे कि है मोदी जी खुद कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और ओवैसी जी वहां का वोट बैंक बटोर रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं हूं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग हिंदू होकर के, सनातनी होकर के अवैसी को देश का नेता काहे के लिए बनाती हैं हम लोग को, तो मुझे तो नहीं समझ में आता है। वो हैदराबाद के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक क्षेत्र का गली नुक्कड़ का नेता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो भड़काऊ भाषण देता है ताकि वो मीडिया पर बना रहे। अब आपने कहा कि घुसपैठिया मुसलमानों को कैसे बोला जाए। अगर देखिए, आजादी के हिसाब से और मजहब के हिसाब से बंटवारा जब हुआ था, तो मुसलमानों ने मांगा था ना पाकिस्तान। तो हम एक ऐसे टेनेंट है जो बिना भाड़ा दिए रह रहे हैं, और फिर भी छाती पे दाल मूंगने को तैयार है कि भाई हमको शरिया लॉ भी मानना है, हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रखना है, और उसके बाद फिर हमको बांग्लादेशी को भी बुलाना है, हमको रोहिंग्या को भी बुलाना है, हमको पाकिस्तानी को भी बुलाना है, हमको अफगानी को भी बुलाना है। क्यों बुलाओगे भैया, क्यों बुलाओगे? जो यहाँ पर रहे थे आजादी के वक्त, जिसने चुना था भारत में रहना, अगर वो भारत के संविधान पर नहीं चल सकता है, तो उसके लिए भी सीरिया और अफगान का और पाकिस्तान का दरवाजा खोल देना चाहिए, बिल्कुल खोल देना चाहिए। और कौन कहता है कि हिंदू घुसपैठिया भारत में आएंगे? आप कौन सा मतलब जोक मार रही हैं? हिंदू घुसपैठिया भारत में क्यों आएगा? वो तो छाती चौड़ी करके भारत में आएगा भाई। देखिए, आजादी के वक्त मैं ये मानती हूं, और हम सबको मानना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने जैन सबने मिल करके देश की आजादी करवाई। पर क्या किसी मजहब वाले ने कहा कि हमारा हमारा देश अलग कर दो? ये सिर्फ मुसलमानों ने कहा। उसके बाद फिर बांग्लादेश अलग हुआ मुसलमानों के जिद पर। तो जब अलग हो चुका, तो फिर अब तुम घुसपैठिया बन करके भारत के अंदर आते क्यों हो? अब आपने अवैसी की बात उठाई है। अवैसी के 2 नेता आज भी जेल हिरासत में हैं। क्यों है? क्योंकि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को फेक आईडी बना करके देते थे। और अभी देखिए, माधवी लता जी ने तकरीबन 8 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स का उन्होंने पूरा चिट्ठा निकाल करके इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, और तकरीबन 7 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स जो है वो कैंसिल हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल किया है। तो जो अवैसी 2 लाख वोट से, 1,80,000 वोट से जो जीत रहा था, कैसे हम नहीं मान ले कि ये वही बोगस वोटर्स थे? हालांकि देखिए, प्रूफ भी है कि उनके 2-2 नेता
दो दो नेता जेल में हैं इसी बोगस वोटर्स को बनाने के चक्कर में। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी ने लोकसभा इलेक्शन के 1 महीना पहले ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जाकर के तकरीबन 80,000 वोट बोगस वोटर्स इलेक्शन कमीशन के गोद में रख दिया था बैग कि ये लीजिए ये बोगस वोटर्स है, तकरीबन 80,000। तो अब आप सोचिए कि अगर बहुत हाई लेवल पर अगर इंक्वायरी होगी तो क्या ही पता कि यहाँ पर भी 20 लाख मिल जाए, क्या ही पता। और भारत में घुसपैठिया हिंदू नहीं हो सकता है, भारत में घुसपैठिया मुसलमान ही हो सकता है। मैम एक आखिरी सवाल, हम पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, चुनाव का जो है वो 2 चरण हो चुका है, 29 राज्य हैं जिनमें कहीं से जो है चुनाव को लेकर इतना ज्यादा हिंसात्मक मामला सामने नहीं आया, और एक बार और पश्चिम बंगाल से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो क्यों पश्चिम बंगाल में अब क्या ममता बनर्जी को डर लगता है तब वो ऐसा डिफेंड करती है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि भाजपा जीत नहीं पाती है तो वो हिंसा करती है। तो क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में, अभी और तो चुनाव बाकी है, तो क्या ऐसे हिंसात्मक मामले सामने आएंगे? आप तो पश्चिम बंगाल में रहती हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 40 राइट्स हमारे पश्चिम बंगाल में तब से हो चुके हैं जब से श्रीमती ममता बनर्जी ने यहाँ की कुर्सी संभाली है। 2012 की अगर हम बात करें जब श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार बनी थी तब भाजपा यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक एंड एवरीवन नोज आई एम सच अ वेरी ब्लंट स्पीकर। तो यहाँ पर भाजपा का नाम निशान भी नहीं था। 2012 से लेकर के अगर 2017 तक 18 तक भी हम सोच लेते हैं तो जो 40 राइट्स हुए हैं उसमें भाजपा का हाथ कहां पर था। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आईने के सामने खड़े होकर के आपने अपने मुंह पर अपने से थप्पड़ मारा है कभी? ये किया है कभी? या कोई ऐसा कर सकता है कभी? राम नवमी में शोभा यात्रा में राम भक्त अपने ऊपर ही पत्थर मारेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने ही कार्यकर्ता का मर्डर कर देगा और पेड़ पे टांग देगा, कैसे कर सकता है? संदेश खाली में शेख शाहजहां ने मास बलात्कार किया, अब इसमें श्रीमती ममता बनर्जी क्या बोलेंगी? क्या श्रीमती ममता बनर्जी ने 23 मार्च 2023 को ये बात नहीं कही थी मंच से कि जो कोई भी रामनवमी का शोभा यात्रा निकालेगा मुसलमान गलियों से जाएगा उसके ऊपर पत्थर बरसेगा, और बरसा था? क्या इस बार रामनवमी से पहले श्रीमती ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि एरा दंगा कराबे? 17 तारीख को रामनवमी है, 19 तारीख को पहले चरण का वोट है, ये भाजपा ही दंगा करवाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर राम भक्तों को या हिंदुओं को या सनातनियों को दंगा करवाना होता तो 1 महीना रमजान का था, करवा लेता दंगा। 11 अप्रैल को ईद मनाया गया और श्रीमती ममता बनर्जी मंच से खड़े होकर कह रही हैं कि हिंदूरा आशबे, हिंदू लोग आएगा दंगा करेगा पर तुम ठंडा ठंडा कूल कूल रहना। अरे भैया अगर हिंदुओं को दंगा करना होता तो पूरे पश्चिम बंगाल के रोड पर चौड़े में तुम नमाज पढ़ लेते और घर चले जाते, कैसे चले जाते? अब मुझे एक बात अवैसी की याद आ गई, 15 मिनट मुझे लगता है कि 5 मिनट भारत के 82.7% को दे ही देना चाहिए ताकि ममता बनर्जी और अवैसी जैसे लोगों को पता चल जाए कि 14% भारी होता है कि 82.7% भारी होता है। तो इस तरीके से श्रीमती ममता बनर्जी हमेशा छल की राजनीति करती आई हैं और कर रही हैं। घबरा वो गई हैं, डर वो गई हैं। आधे से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस का नेता मंत्री जेल के अंदर है, कोई ठीक नहीं है 3-4 महीने के बाद बगल का और भी लाडला मंत्री और गोद का पाला हुआ बच्चा भी तिहाड़ जेल पहुंच जाए, कोई ठीक नहीं है। और फिर इनको शेख हसीना के आंचल में जाकर के बांग्लादेश में छुपना पड़े, ये भी कोई ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठ की राजनीति श्रीमती ममता बनर्जी ने बहुत की है और वो झूठ अब क्लियर क्रिस्टल सामने नजर आ रहा है। श्रीमती ममता बनर्जी ने 2 बातें ईद की नमाज में सर पर ओढ़ना डाल करके मुसलमान भाइयों को झूठ बोला है। पहला झूठ उन्होंने कहा कि हम यहाँ यूसीसी नहीं करने देंगे।
आप लोग शादी नहीं कर पाएंगे अगर यूसीसी आ जाएगा। पहली बात कि भारत के संविधान में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि कोई शादी नहीं कर सकता है। हाँ, 4 सेक्स टॉय आप नहीं रख सकते हैं जिसमें यूसीसी में साफ ऐसी चीजें हैं। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट दीदी जाती हैं, हमारी मुख्यमंत्री, प्यारी मुख्यमंत्री, और जा करके चीफ जस्टिस को, ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट को बोलती हैं कि पश्चिम बंगाल में संविधान का आर्टिकल 44 नहीं माना जाएगा, तो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट मानेगा इस बात को? पहला झूठ। दूसरा झूठ, हम मान लेते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो अपील करती हैं कि पश्चिम बंगाल में संविधान के आर्टिकल 44 को हम नहीं मानेंगे, आप मेरे अपील को एक्सेप्ट कीजिए। क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को मानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल 44 बनाया था उसको बातिल कर दिया जाए? तो देखिए, वो झूठ बोलती हैं क्योंकि जाहिल हैं, ये अनपढ़ है, मदरसा छाप है, मुसलमान लुंगी छाप है, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा कि दीदी इसको झूठ बोल रही है। यूसीसी होगा ही, हर हालत में होगा। यूसीसी कोई रोक नहीं सकता है, यूसीसी को कोई बातिल नहीं कर सकता है, यूसीसी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, कांग्रेस के सरकार ने और गांधी परिवार ने उसको रोक के जरूर रखा था, पर संविधान का आर्टिकल 44 खत्म करने का किसी के अंदर ताकत नहीं है। तो एक झूठ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे झूठ पर मैं आती हूँ। हमारी दीदी ने कहा सीए करते देवो ना, का ची ची, वो सब कुछ बोल दिया उन्होंने। अब मेरा मानना है और मेरा संवैधानिक सवाल है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से। 1955 में अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट आया, 2003 में उसको अमेंड किया गया, और 1955 में जब सिटीजनशिप एक्ट आया तब इंदिरा गांधी साहिबा ने साफ लफ्जों में बड़े बड़े से लेकर के बीबीसी वर्ल्ड न्यूज तक को कहा कि जो घुसपैठियां हैं उनको जाना पड़ेगा, और राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया है कि देश के हर नागरिक का वेरिफिकेशन होगा और उसको सिटीजनशिप कार्ड दिया जाएगा। फिर इसको 2003 में अमेंड किया गया और उसके सब सेक्शन में 1 में यह बताया गया कि हर एक भारत के नागरिक का वेरिफिकेशन करना और उनको सिटीजनशिप कार्ड देना ये केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। सब सेक्शन 1 2003 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको कैसे बातिल करेंगी श्रीमती ममता बनर्जी? क्या बोलेंगी जाकर के न्यायपालिका को कि 1955 में देश आजाद होने के बाद इंदिरा गांधी जी ने जो बोला था वो झूठ बोला था, और इंदिरा गांधी जी ने जो लोकसभा और राज्यसभा से अमेंड किया था वो भी गलत किया था? क्या बोलेंगी वो? सब सेक्शन 1 बातिल कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वक्त ऐसे सिचुएशन में अगर पश्चिम बंगाल के मुसलमान शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, क्वालिफाइड होते, तो खड़े हो करके पूछते कि दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हैं, दीदी आप हम लोगों को लॉलीपॉप क्यों दे रही हैं, आपने मेरे लिए क्या क्या किया, मुसलमानों के लिए, हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अगर इस पर बात कीजिएगा तो आपका बात सुनेंगे, और अगर नहीं तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। ये बोलता शिक्षित मुसलमान, पर जाहिल मुसलमान यूसीसी आएगा आप शादी नहीं कर पाएंगे। अरे बेवकूफो, 4 बीवी नहीं रख पाओगे, शादी तो करोगे, 4 सेक्स टॉय का मजा नहीं ले पाओगे। तो एक तरफ यूसीसी का विरोध करना मतलब मुसलमान बेटियों का विरोध किया है श्रीमती ममता बनर्जी ने। मैम आप यूसीसी सीएए कह रही हैं, अभी ममता बनर्जी के साथ साथ INDIA अलायंसेस भी जो है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि मोदी जी अगर एक बार और सत्ता में आ गए तो संविधान बदल देंगे। मतलब अगर ऑपोजिशन को कुछ नहीं मिलता है तो अब ऑपोजिशन संविधान को टारगेट कर रही है। वो ये कह रही है कि अगर मोदी जी आए तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो क्या संविधान बदलना इतना आसान है? देखिए, संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान के किसी आर्टिकल को अमेंड करने से पहले भी 50% मेजॉरिटी लोकसभा, 50% मेजॉरिटी राज्यसभा में लेनी जरूरत होती है। देखिए, जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने कानून समझा है, जो ये जानता है कि संविधान कितनी बारीकियों से पढ़ने की जरूरत है, वो इतने बेवकूफी वाला स्टेटमेंट कभी दे ही नहीं सकते हैं। अब अगर राहुल बाबा भी इस बात में इंडिया अलायंस में बोल रहे हैं तो देखिए वो भी पढ़ा बाहर से है। ये राहुल बाबा ने ही कहा है। हाँ, तो बाहर से पढ़ा हुआ है ना।
अवैसी को यूसीसी का महत्व नहीं समझ में आता है क्योंकि उसकी डिग्री भी बाहर की है। अब इमरान खान को देखिए, जेल का चक्की पाकिस्तान में पीस रहा है, उसकी भी डिग्री ऑक्सफोर्ड की है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो भारत की डिग्री से कोर्ट में जा रहे हैं, और जितने ऑक्सफोर्ड की डिग्री वाले हैं आगे या पीछे उनके नसीब में जेल ही होता है। तो एक इमरान खान ऑक्सफोर्ड डिग्री वाला तो जेल जा चुका है, अभी दो हमारे भारत में है, एक राहुल बाबा और एक अवैसी। बहुत जल्द हम लोग टिकट टू जेल करवाएंगे, चिंता ना करें। मैम अब जनता को क्या कहना चाहेंगी? अभी चुनाव आने वाला है, तो जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के युवाओं को और खास करके मेरे भारत के 82.7% सनातनी युवाओं को से मैं अपील कर रही हूं कि वोट देना आपका हक है, वोट देना आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी वोट दीजिए, लेकिन बाहर निकल करके वोट दीजिए। देश के विकास को नजर में रख के वोट दीजिए, देश की उन्नति को नजर में वोट रख करके वोट दीजिए, अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए वोट दीजिए। भगवान राम और वेटिकन सिटी जो आप पाए हैं, उस खुशी में आप वोट दीजिए। आप भारत की इकोनॉमी को देखकर वोट दीजिए। आप भारत का जो शिक्षा 79% पर पहुंच चुका है, आप उसको देख करके वोट दीजिए। भारत की सेना को जो इंप्रूव और डेवलप किया गया, आप उसको देख करके वोट दीजिए। पर आप वोट जरूर दीजिए, जिसको मन चाहे उसको दीजिए, पर दीजिए जरूर वोट, क्योंकि वोट हर नागरिक का हक होता है, अधिकार होता है, और विकास का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे भारत के युवाओं पर है। इसलिए मैं अपने युवाओं से बोलना चाहती हूँ, बाहर निकले और थोड़ा सा 10 मिनट धूप में जले, कोई आपत्ति नहीं है। आप आराम से वोट दीजिए, फिर घर में जाकर पिकनिक मनाइए, लेकिन वोट जरूर दीजिए।